सल्यूट फाइटर्स। बायबैक टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर चेंज हो चुका है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बायबैक टैक्सेशन को हम लोग अभी एंड टू एंड समझेंगे। इंस्टीट्यूट ने अपने कैपिटल गेन्स का मटेरियल रिलीज कर दिया है फॉर बायबैक टैक्सेशन एंड वहां पर मैंने देखा है कोई इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट ने डाले नहीं है। टेंशन मतलब दो इलस्ट्रेशंस मैंने डाले हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट कुछ अलग आरटीपीज या एमटीपीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक इस वाले टैक्सेशन के ऊपर, बिकॉज ये क्या है, एक नया टाइप का टैक्सेशन आया बाईबैक का, देर इज एन एडिशनल टैक्स ऑन प्रोमोटर्स, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या है, उसका क्या इंटरप्ले है, कैसे क्या है। तो उससे रिलेटेड इन फ्यूचर जब कभी भी कोई क्वेश्चंस आएंगे आई विल कीप यू अपडेटेड। बट आज ट्रस्ट मी हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टू एंड कवर कर लेंगे। और दो इलस्ट्रेशंस, अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस मैंने डाले हैं, उन दोनों को करके हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं बायबैक टैक्सेशन। देखो पहले मैंने कुछ ना बेसिक इंफॉर्मेशन डाला है, बेसिक नॉलेज की बात डाली है। इसका क्या लॉजिक है ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं आगे जाकर के बायबैक का टैक्सेशन बताऊंगा, बिकॉज बहुत जरूरी है बायबैक की लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी को समझना। लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी क्या होती है सर? लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी का मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स बायबैक की कैसे कैसे टैक्सेशन इवॉल्व हुई है। पहले क्या हुआ करती थी, फिर क्या हुई, फिर कौन से अमेंडमेंट्स आए, एंड फाइनली हाउ डज द लॉ लुक टुडे। वो सारी चीजें हम लोगों को बात करनी है, वो सब करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बायबैक का मतलब क्या होता है। देखिए बायबैक बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद परचेज कर ले उसे ही बाय बैक बोलते हैं। यानी कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने शेयर्स इशू किए थे, आज मैं शेयर होल्डर से वापस उन्हीं शेयर्स को खुद परचेज कर ले रहा हूं। अब अगर आप लोगों की कंपनी लॉ की नॉलेज आप लोगों को याद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर एक कंपनी खुद के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है। ये चीज कुछ फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर अ कंपनी कैन होल्ड इट्स ओन शेयर्स, उसे हम बोलते हैं ट्रेजरी शेयर्स। लेकिन इंडिया के अंदर आप खुद अपने शेयर्स होल्ड करके नहीं रख सकते हो, आपको उन शेयर्स को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, यानी कि उन शेयर्स को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। खैर चलो, हमें तो किस चीज से मतलब है सर? हमें एक सिंपल सी चीज से मतलब है कि शेयर होल्डर के पास शेयर्स थे, वो किसी और को अगर बेचता तो उसके हाथ में बताओ कैपिटल गेन्स आता। मानो आप शेयर होल्डर हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, आपके पास 1000 शेयर्स है, आप चाहो तो उन 1000 शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच दो, तो आपके हाथ में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस एज द केस में भी आएगा। यही अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपसे वो शेयर्स बायबैक कर ले तो आपको पैसे देगी, करेक्ट? तो इसका मतलब इन अवे क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो कि किसी थर्ड पार्टी को ना बेच करके आपने अपने शेयर्स कंपनी को ही बेच दिए, तो उस केस में भी कैपिटल गेन्स ही आना चाहिए। बस यही लॉजिक है कि बायबैक का टैक्सेशन कैपिटल गेन्स जैसे होता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर आपने कैपिटल गेन्स में इस टॉपिक को हमें क्यों नहीं पढ़ाया, वहां पे आपने बोला कि हम इसको आईएफओएस के बाद पढ़ेंगे। दोस्त इसलिए किया था बिकॉज आईएफओएस के अंदर मुझे आपको डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पहले समझाना था, और अब मैं आपको बताऊंगा कि बायबैक क्यों पहले एज अ डीम डिविडेंड टैक्स होता था और क्यों अब उसे एज अ कैपिटल गेन्स टैक्स किया जाता है। वो लिंकिंग समझने की मेच्योरिटी के लिए ही मैंने इसे कैपिटल गेन्स में पार्क करवाया था, और अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बाद इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलो देखो, बायबैक इज नथिंग बट अ कॉर्पोरेट एक्शन अंडर विच अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सर ये अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या हुई? देखो एक एग्जांपल देता हूं। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, लेकिन देखो एक एग्जांपल है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप्स दिए हैं और अब यही कंपनी इन ईसॉप्स को बायबैक कर ले रही है, तो ये भी जो हुआ बायबैक के अंदर ही आएगा। अब जो बायबैक है ना, वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 के अंदर डिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 68 बताती है कि बायबैक किन किन चीजों से किया जाता है। जनरली फ्री रिजर्व से बायबैक किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा देखो, परमिट्स परचेज आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू, इन तीन सोर्सेस से आप कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया है, ये आपको इनकम टैक्स के अंदर इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इसका।
अब बायबैक क्यों किया जाता है? सुनो, बायबैक करने का सबसे प्राइमरी मोटिव पता है क्या होता है? अर्निंग्स पर शेयर इंप्रोवाइज करना। कैसे इंप्रूव होंगे सर? एक चीज समझो, किसी कंपनी के पास पहले 10,000 शेयर्स थे, तो जो भी टोटल अर्निंग्स आती थी वो डिवाइड होती थी बाई 10,000। अब अगर इस कंपनी ने मानो 20% शेयर्स को बायबैक कर लिया, मतलब अब इसकी अर्निंग्स कितने से डिवाइड होगी सर? 2,000 शेयर्स तो इसने खुद ने बायबैक करके खत्म कर दिए 8,000 से। तो क्लियरली अगले साल ईपीएस इंप्रूव कर जाएगा। तो प्राइमरी रीजन तो देखो दोस्त, ईपीएस इंप्रूव करने का होता है, लेकिन कुछ कुछ और भी रीजंस होते हैं। अनदर रीजन आउट ऑफ दैट इज कि आपको अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है ना कि उसके शेयर्स अंडर वैल्यूड है, तो वो बाईबैक करते हैं। बाईबैक करने से क्या होता है? शेयर होल्डिंग कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, विथ टाइम कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन इंप्रूव हो जाती है। देखो मैंने ये सारी चीजों को लिखा है, देखो क्या? improving the earnings per share by shrinking the equity base, returning surplus cash to shareholders as an alternative to dividends। डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लग जाएगा डिविडेंड का, जो कि नॉर्मल स्लैब रेट पे लगता है, तो क्यों ना बायबैक कर दिया जाए। आगे जाके बताऊंगा बायबैक के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, तो लेसर टैक्सेशन है। सिग्नलिंग दैट मैनेजमेंट कंसिडर्स द स्टॉक अंडर वैल्यूड, या फिर इंक्रीजिंग प्रोमोटर ओनरशिप परसेंटेज एज अ डिफेंस अगेंस्ट हॉस्टाइल टेकओवर्स। प्रोमोटर्स अपने शेयर्स का बायबैक नहीं करेंगे, अदर देन प्रोमोटर्स के शेयर्स को बायबैक कर लो, तो बाय डिफॉल्ट प्रोमोटर की जो प्रोपोर्शनेट होल्डिंग है वो कंपनी के अंदर इंक्रीज कर गई। तो ये सब मोटा मोटा रीजंस है बायबैक का। अब सुनो, बिकॉज अ बायबैक एंड अ डिविडेंड आर इकोनॉमिकली सिमिलर वेज, दोनों के अंदर ही शेयर होल्डर्स के पास कैश जा रहा है कंपनी से, तो देयरफॉर tax law has oscillated over 2 decades on how to characterize and tax the receipt। yes, oscillated मतलब फ्लिप करता रहता है। कभी कभी आप देखोगे बायबैक बीच के अंदर, यानी कि जब लास्ट जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पोजीशन था, बायबैक और डिविडेंड सेम तरीके से टैक्स होते थे। कैसे होते थे वो भी आपको ब्रीफली बताऊंगा, मगर हमारा फोकस उसके ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। हमारा फोकस रहेगा कि आपके एग्जाम के लिए, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2026 ने जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके बाद क्या पोजीशन है बायबैक का, बस उसको डिस्कस करना। देखो, ये जो मैंने आपको लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी दी, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसके ऊपर टेंशन मत लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिना इसे जाने हम लोग बायबैक को उसके राइट स्पिरिट में जान नहीं पाएंगे। देखो, अप टिल 31 मार्च 1999 ना बायबैक को लेके कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दोस्त था ही नहीं। तब तक बायबैक को लेकर के कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, इसलिए बायबैक वाज नॉट टैक्स्ड एज सच। कोई प्रोविजन ही नहीं है तो आप टैक्स कैसे करोगे? फर्स्ट टाइम फाइनेंस एक्ट 2000 के अंदर ये आया, क्या आया कि बायबैक को कैपिटल गेन्स मान लो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, और उस समय सेक्शन 46A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। कैपिटल गेन्स का क्या लॉजिक है सर? लॉजिक वही है, शेयर होल्डर किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा तो उसके हाथ में कैपिटल गेन्स आएगा। बायबैक के अंदर यही मान लो कि शेयर होल्डर ने शेयर्स कंपनी को ही बेच दिए हैं, तो खत्म, उसके हाथ में कैपिटल गेन्स निकाल लो सेक्शन 46A में। अब 1 जून 2013 को एक और चेंज आया। इस चेंज के अंदर क्या बोला गया कि लिस्टेड कंपनीज के लिए तो हम लोग कैपिटल गेन्स रखेंगे, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हम लोग बायबैक के ऊपर कंपनी के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाएंगे 115 QA में। क्यों किया मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी रीजन थी, लॉजिक बड़ी सिंपल थी, सुनो। ये समझना जरूरी है हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। देखिए, जब बायबैक एज कैपिटल गेन्स टैक्स हो रहा था, तो आपको पता है कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया कि उन्होंने लॉ के अंदर एक लूप होल देख लिया। देखो, लॉ के अंदर लूप होल क्या है समझिए। बायबैक हो या फिर डिविडेंड्स हो, दोनों इकोनॉमिकली सिमिलर है। इकोनॉमिकली सिमिलर का मतलब होता है कि इन सब्सटेंस, कमर्शियल सेंस के अंदर दोनों का इम्पैक्ट जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? मानो किसी कंपनी के पास 100 करोड़ के सरप्लस कैश है। अब इस कैश को शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो 100 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस कर दीजिए इफ यू हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि डिविडेंड तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे सकते हो।
या फिर आप इस 100 करोड़ का बायबैक अनाउंस कर दो आउट ऑफ योर फ्री रिजर्व्स इफ यू हैव फ्री रिजर्व्स। तो दोनों ही केस के अंदर अज्यूम कर लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी है, फ्री रिजर्व्स भी है। तो हुआ क्या, या तो मैं डिविडेंड दे दूं एक कंपनी या फिर वो कंपनी बायबैक दे दे। दोनों ही केस के अंदर क्या होंगे सर, ये 100 करोड़ कंपनी से उठ करके शेयर होल्डर्स के हाथ में चले जाएंगे। मगर सर डिविडेंड को हम किस रेट पे टैक्स करते, नॉर्मल रेट्स पे। मान करके चलो मेरा शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, तो डिविडेंड्स जो है स्लैब रेट्स पे टैक्स होंगे। और यही मानो कि मेरा शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, तो बायबैक कैसे होगा सर, कैपिटल गेन्स पे होगा। अब शेयर्स के ऊपर जब कैपिटल गेन्स लगते हैं, चलो शेयर्स के ऊपर क्या कहीं पर भी कैपिटल गेन्स लगे, कैपिटल गेन्स का ऑलवेज बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है, करेक्ट कि नहीं, कैपिटल गेन्स का बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। तो आपको पता है क्या लोगों ने क्या क्या कंपनीज के संग होने लग गया कि ये 2011 से 13 के बीच में गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला और पता चला कि ऐसी ढेरों ढेरों प्राइवेट कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है जो बायबैक प्रेफर करती है ओवर डिविडेंड्स। अच्छा, प्रेफर करने में प्रॉब्लम क्या है समझाऊंगा, बट पहले इकोनॉमिकली डिफरेंस क्या हो रहा है वो समझिए। सर बायबैक के लिए ना शेयर होल्डर के लेवल पर कॉस्ट कम है, क्यों, क्योंकि सर कैपिटल गेन्स का रेट क्या है 12.5% या 20%, करेक्ट। लेकिन स्लैब रेट में तो इंडिविजुअल्स शेयर होल्डर्स के ऊपर कॉमन है, उनके पास तो अगर मान लो थोड़ी भी डिसेंट इनकम है तो 30% 35% चले जाएगी, राइट। तो क्लियरली एक आर्बिट्राज था बायबैक की तरफ, क्योंकि सर लोअर टैक्स रेट लगेगा शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो पता है इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय देखा कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज आर प्रेफरिंग बायबैक्स ओवर कैपिटल गेन्स। और वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, उन लोग डिविडेंड देने के बजाय बायबैक कर रहे हैं। यानी कि इंटेंट डिविडेंड का ही है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर कर दिया गया है एज बायबैक्स। और बायबैक्स के अंदर भी पता है वो क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स है ना, वो डिस्प्रपोर्शनेटली मोर शेयर्स बायबैक कर रहे हैं देन नॉन प्रमोटर्स। तो इन अ वे इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि प्रमोटर्स इस लूप होल का फायदा ले ले रहे हैं कंपनी से प्रॉफिट्स सक करने के लिए, जबकि नॉन प्रमोटर्स के पास ये मौका नहीं है। अच्छा सर ये लिस्टेड कंपनीज के संग नहीं हो रहा था क्या, देखो दोस्त लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ना स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा होती है, उनके ऊपर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज भी ये चीज कर तो रहे थे, लेकिन वो उस स्केल पे नहीं कर रहे थे जिस स्केल पर अनलिस्टेड कंपनीज कर रहे थे। तो पता है इसी के लिए देखो लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी के अंदर 1 जून 2013 को क्या चेंज आया, देखो 1 जून 2013 को ये बोला गया कि अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर एक बायबैक का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा 115 क्यूए में। क्यों, क्योंकि अब हम बायबैक को थोड़ा एक्सपेंसिव कर देंगे ताकि वो डिविडेंड के पार आ पाए। अच्छा सुनिए, फिर जुलाई 19 में जब मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टाइम पावर में आई, तब पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं लिस्टेड कंपनीज भी ऐसी ही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि दोनों लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज दोनों के ऊपर हम लोग बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाएंगे 115 क्यूए के अंदर। अच्छा, इस बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में सर होता क्या था, तो सुनो, ये बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बड़ा यूनिक था। ये यूनिक इसलिए था ना कि इन्होंने बोला हम बायबैक को शेयर होल्डर एग्नोस्टिक कर देंगे। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब है कि अब शेयर होल्डर कोई भी हो टैक्सेशन का इंपैक्ट सेम ही रहेगा। जैसे देखो अभी इस केस में क्या इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो उसके ऊपर स्लैब रेट्स लग रहा है, यही अगर कंपनी शेयर होल्डर होता तो उसके ऊपर कितना लगता 25% या 30% एज द केस में भी लगता, फर्म होता तो 30% लगता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिविडेंड इज नॉट शेयर होल्डर एग्नोस्टिक, डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि सर शेयर होल्डर कौन है। लेकिन बायबैक को जब इन्होंने 115 क्यूए इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने इसे शेयर होल्डर एग्नोस्टिक बना दिया। एग्नोस्टिक इज रिटन लाइक दिस AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। इसके अंदर पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 20.394% था, आप अप्रोक्सीमेटली 20% पकड़ करके चलो बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम ले लेंगे कंपनी से। मतलब क्या है, मतलब है कि अगर कंपनी 100 करोड़ का बायबैक लेकर के आ रही है तो वो पता है एक्चुअली में बायबैक कितना कर पाएगी, 100 करोड़ में से आप अप्रोक्सीमेटली 20% हटा दो, यानी कि सिर्फ 80 करोड़ का ही बायबैक प्रोसीड्स अपने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी।
अच्छा सर, कंपनी के लेवल पर अगर बायबैक में टैक्स लग गया तब क्या शेयर होल्डर के लेवल पर टैक्स लगेगा? नहीं। उस समय इन्होंने कोरेस्पॉन्डिंगली एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 1034A। उस 1034A में इन्होंने क्या किया था, शेयर होल्डर्स के हाथ में इस बायबैक को एग्जेम्प्ट कर दिया था। क्योंकि अब जब कंपनी पे कर रही है तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दो ना, डबल टैक्सेशन नहीं करेंगे। डिविडेंड में क्या होता था, डिविडेंड कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट होती थी, मतलब कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था, बदले में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होता है। बायबैक के केस के अंदर इन्होंने उल्टा कर दिया, बोला जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आप उसी समय 20% काट लो एंड रिमेनिंग जो पैसे बचे वो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो और शेयर होल्डर्स के हाथ में हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब सर इस चीज में भी एक प्रॉब्लम आई। देखो प्रॉब्लम कब आई, कैसे आई, समझाता हूं। ये प्रॉब्लम आई आगे चल करके 2024 में। देखिए 2024 तक में गवर्नमेंट्स ने ये देखा कि नहीं, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो प्रमोटर्स बदमाशी किया करते थे, जो प्रमोटर्स अननेसेसरीली बायबैक को प्रेफर करते थे, डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर शेयर्स टेंडर कर देते थे बायबैक में देन नॉन प्रमोटर्स, एंड उस कारण से एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन प्रमोटर्स वो लोग प्रॉफिट्स कमा लेते थे। उसके कारण हर किसी के लिए टैक्स कॉस्ट हाई हो रही है। क्यों हाई हो रही है? मानो मैं एक शेयर होल्डर हूं जिसकी कोई इनकम नहीं है, मुझे अगर डिविडेंड मिलता तो मेरी क्या थी, अप टू 12 लाख तक तो मुझे रिबेट है। अप टू 12 लाख तक आज के दिन में एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट है। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि अब बायबैक अगर कंपनी के ही लेवल पे टैक्स लग जाएगा तो मेरे लिए तो 20% का कॉस्ट बन गया। गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज किया कि इंडिया के अंदर एक मैसिव पॉपुलेशन आज भी रिटेल इन्वेस्टर्स का है जिनके पास इनकम लेवल्स ज्यादा नहीं है, उनके लिए 20% का टैक्स इज टू मच। तो इसलिए पता है गवर्नमेंट ने फिर से 1 अक्टूबर 2024 से फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2024 से एक अमेंडमेंट किया। और पता है इस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, इस अमेंडमेंट में उन्होंने ये बोला कि अब हम बायबैक और डिविडेंड को बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे इन द सेंस हम बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश करते हैं, 115 क्यूए को खत्म करते हैं। अब बायबैक एंड डिविडेंड विल बी टैक्स्ड इन द सेम वे। सर ये देखिए, इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। अब आप बोलोगे कि सर बायबैक और डिविडेंड इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं इक्वल कैसे होते थे। इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझने का। देखिए जब हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 222F के अंदर बायबैक को एज डीम्ड डिविडेंड किया गया, तो इसको कैसे किया गया मैं आपको बताता हूं। मानिए ये एक शेयर होल्डर है मिस्टर अजंता, ठीक है, मिस्टर अजंता एक शेयर होल्डर है। अब सुनिए इनके पास है 1000 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, जिसको इन्होंने लेट से परचेज किया था 100 पर शेयर पे, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुई? इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 1 लाख रुपीज, करेक्ट। 1000 शेयर्स 100 रुपीज पर शेयर का इन्होंने अक्वायर किया था। एंड लेट से इन्होंने अक्वायर कब किया था? इन्होंने अक्वायर किया था लेट से 2015 में, ठीक है। अब 2025 आया, इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस कर दिया। बायबैक के अंदर मान करके चलो कि मिस्टर अजंता ने अपने ऑल 1000 शेयर्स बायबैक में दे दिए, एक बार के लिए मान लेते, ठीक है। अब 2025 के अंदर लेट से ये है आपका टैक्स ईयर 25-26, ठीक है। ये है आपका टैक्स ईयर 25-26। अब सुनना इसमें क्या हुआ। उस समय सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था, बायबैक को डीम डिविडेंड माना गया। मानिए बायबैक प्रोसीड्स जो कंपनी दे रही है वो कितना दे रही है, कंपनी इज गिविंग रुपीज 150 पर शेयर, इतने में कंपनी बायबैक कर रही है। अब सुनना कैसे बायबैक को डीम डिविडेंड उस समय का लॉ ट्रीट करता था। बोला 1000 शेयर्स के ऊपर 150 पर शेयर करके टोटल बायबैक प्रोसीड्स कितनी आई,
टोटल बायबैक प्रोसीड्स आ गई 1,50,000, करेक्ट। 150 पर शेयर इंटू 1,000 शेयर्स, 1.5 लाख रुपए आ गए। बोला ये एंटायर 1,50,000 इज योर डीम्ड डिविडेंड। पूरा 1,50,000 आपका इनकम है। अब आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो उस समय हर किसी के दिमाग में आया कि सर मानो 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 मिस्टर अजंता ने किसी थर्ड पार्टी को ये शेयर्स सेल किए होते एट 150, तो क्या होता? तब तो सर कैपिटल गेन्स आता, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनती 1,50,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाती कितनी? 1 लाख, और सिर्फ 50,000 का बनता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, करेक्ट। क्योंकि सर लॉन्ग टर्म इसलिए कि 2015 से लेकर के 2025 10 इयर्स हो गए, मोर देन 12 मंथ्स। इन्फोसिस है तो लिस्टेड शेयर्स है तो मोर देन 12 मंथ्स ही चाहिए। अब सर सुनना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि अगर इसे थर्ड पार्टी को बेचा रहता तो सिर्फ 50,000 टैक्स होते, लेकिन यहां पे एंटायर 1,50,000 टैक्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने यही बोला कि सुनिए, आपका जो टोटल बायबैक प्रोसीड्स है हम इसे एज डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, एंड आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा एज अ कैपिटल लॉस। यानी कि गवर्नमेंट ये बोल रही है आपके बायबैक प्रोसीड्स को आप पहले डीम डिविडेंड मान लो, और आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विच इज हाउ मच, ₹1 लाख, बोल रहे हैं कि ₹1 लाख को आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट कर लो। अब अगर मिस्टर अजंता के पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो उससे इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मिस्टर अजंता के पास यही चॉइस था कि आपके पास अगर कोई एलटीसीजी है तो उससे सेट ऑफ कर लो। अच्छा सर इस साल नहीं है, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, 8 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल रहा है, आने वाले 8 ईयर्स में कर लेना। सर आने वाले 8 ईयर्स में भी नहीं हो पाया तो फिर ये आपका लैप्स हो जाएगा। अब सुनो, प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि सर गेन्स नहीं हुए तो क्या होगा। चलो जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो शेयर्स ट्रेडर है उनके पास गेन्स तो होनी ही है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। ऐसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स राइज पर ही है, चलो हो जाएगी। प्रॉब्लम दूसरा था, इस रेजीम के अंदर सब लोगों को तकलीफ हुई। देखो तकलीफ कैसे हुई। पहला बात, प्रमोटर्स तो भूल करके भी इस रेजिम में जाएंगे ही नहीं बायबैक में। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर उनके पास अच्छी खासी वैल्यू के शेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम होगी, जिस प्राइस पे बायबैक हो रही है वो बहुत ज्यादा है। तो वो एक तो हायर प्राइस को एंटायर को डीम डिविडेंड माने और इतने छोटे से को कैपिटल लॉस ट्रीट करे, उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 सर, इन जनरल हर किसी को एक प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज यहां पर ना सर इस पूरे टैक्सेशन के अंदर मैसिव टैक्स लीकेज था। ये टैक्स लीकेज कैसे था मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या है सर, ये 1,50,000 में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, सिर्फ 50,000 आपका टैक्स होगा एट 12.5%, करेक्ट। बट हियर क्या हो रहा है सर, ये 1,50,000 मान करके चलो कि इस शेयर होल्डर की मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि स्लैब रेट पे जाएगा ना, डीम डिविडेंड है तो ये कितने पे जाएगा? मानो ये हाईएस्ट स्लैब का बंदा है तो इसके ऊपर 1,50,000 तो 30% पे टैक्स होगा, और ये 1 लाख का जो सेट ऑफ मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा, यानी कि सेट ऑफ मिलेगा अगेंस्ट 12.5%। तो प्रॉब्लम इस चीज पे हुआ कि सर इस 1 लाख के ऊपर टैक्स तो हम 30% दे रहे हैं और सेट ऑफ सिर्फ 12.5% हो रहा है, तो क्लियर कट 17.5% का लॉस है ऑन दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड एंटायर आपका 17.5% का लॉस है ऑन द गेन्स एज वेल। बिकॉज सर यहां पर जो गेन्स है वो 12.5 पिटाएंगे, लेकिन यहां पर तो जो गेन्स है वो पूरे के पूरे अगेन 30% पे ही जाएंगे। तो देयर वॉज मैसिव टैक्स लीकेज। इसी टैक्स लीकेज का नतीजा ये था कि गवर्नमेंट को फाइनली
फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर इस पोजीशन को भी पूरा का पूरा स्क्रैप करना पड़ा एंड आज के दिन में दे हैव रिजॉर्टेड बैक टू कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन फॉर बायबैक। यानी कि आज के दिन में अगर किसी शेयर होल्डर के लिए शेयर्स बायबैक होते हैं उस कंपनी से, तो उसको जो भी बायबैक प्रोसीड्स मिलेंगे वो उसके लिए क्या बन जाएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जितने में भी उस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया था वो बन जाएगा उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर दीजिए जो भी आया वो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस एज द केस में भी बन जाएगा। मगर सर फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किए थे वहीं पे लौट आए। अगेन फिर वही होगा, बायबैक के अंदर प्रमोटर्स ये देखेंगे कि डिविडेंड से ज्यादा बेटर टैक्स आर्बिट्राज है और फिर सर कहानी वैसी ही घूमती चली जाएगी। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ यूनिक सोचा है, कुछ यूनिक सोचा है और वो यूनिक क्या है सुनिए। बोला गया है कि भाई प्रमोटर्स बायबैक का दुरुपयोग ना करे, मिस यूटिलाइजेशन ना करे। इसके लिए थॉट प्रोसेस आज के दिन में ये है कि प्रमोटर्स के ऊपर अब बायबैक में एक एडिशनल टैक्स लगेगा और ये तड़का पहली बार आया है। इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने कोई इलस्ट्रेशंस नहीं डाले हैं, जबकि आई वाज एक्सपेक्टिंग सम इलस्ट्रेशंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ताकि इस तड़के को इंस्टीट्यूट किस तरीके से इंटरप्ले कर रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ कुछ नुआंसेस है। बट नेवरदलेस वो तड़के वाले इलस्ट्रेशंस मैंने डाल दिए हैं तो हम लोग करेंगे उसको। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बायबैक और डिविडेंड के अंदर वो जो टैक्स आर्बिट्राज था ना, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रमोटर्स के ऊपर एक एडिशनल टैक्स डाल दी है बायबैक के केस में। ये एडिशनल टैक्स क्या है, इसको कैसे लगाएंगे, एवरीथिंग हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। अब हमारा इफेक्टिवली ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये जो 27 मिनट्स हाफ एन आवर का मैंने आपको नॉलेज दिया, ये बैकग्राउंड जरूरी थी ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओ एसेंस को कि बायबैक टैक्सेशन कैसा हो गया है आज के दिन में। अब देखो, फ्रॉम 1st April 2016 buyback taxation reverts to the capital gains taxation in the shareholders hands under section 69। अब सुनिए, अगर आप में से किसी को पुरानी ये जो लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी मैंने बताई है इसमें मानो कोई भी डाउट्स है ना, मैं आपको बताता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जस्ट सर्च करिएगा बायबैक टैक्सेशन। मैंने अराउंड 1 साल पहले एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था, मजा आ जाएगा आपको देख करके। वो मेरे वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियोस थे जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। आपको अगर पूरा क्रोनोलॉजी ढंग से समझना ना, इत्मीनान से, बिकॉज देखो मेरे लिए प्राइमरी फोकस है आपको ये वाले प्रोविजंस कराना, इसके इलस्ट्रेशंस कराना। मगर अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि सर किस तरीके से बायबैक टैक्सेशन इन डिटेल चेंज हुआ है, मैंने 45-50 मिनट्स के अंदर खाली लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी के ऊपर टाइम स्पेंड की है, मजा आ जाएगा। तो अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, गो टू दैट वीडियो, डू दैट, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस वीडियो। चलो आ जाओ। सेक्शन 69 जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, ये बायबैक के लिए एक चार्जिंग मैकेनिज्म की तरह है। अब सुनिए, बोलता है जहां पे कोई शेयर होल्डर receives consideration from a company for the purchase of its own shares, then simple difference between cost of acquisition and value of consideration received उसे हम capital gains मान लेंगे। बेसिकली बायबैक प्रोसीड्स को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे सर, बायबैक प्रोसीड्स को ही हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी बचेगा ये हमारा कैपिटल गेन्स आ गया। यही बात ये पैराग्राफ बोल रहा है। किस ईयर के अंदर होगा, जिस ईयर के अंदर कंपनी बायबैक करती है उस ईयर के अंदर टैक्स हो जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, 4 कंडीशंस होंगी तो ही हमारा बायबैक टैक्सेबल होगा। ये चारों कंडीशंस होनी जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर मस्ट बी अ बायबैक, बायबैक होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर इतना ऑब्वियस पॉइंट आपने बता दिया एज इफ कि कितना बड़ा रॉकेट साइंस था। दोस्त सुन,
कैपिटल रिडक्शन को कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बायबैक से। कैपिटल रिडक्शन और बायबैक में फर्क क्या है? कैपिटल रिडक्शन वो होती है जहां पे कंपनी अपना कैपिटल बेस ही श्रिंक कर रही है। बायबैक वो होती है जहां कैपिटल बेस इंटैक्ट रहता है, कंपनी बस कुछ शेयर्स परचेज करके एक्सटिंग्विश कर रही है, फ्यूचर में चाहे तो उतने शेयर्स वापस इशू कर सकती है। ये डिफरेंस है। अब टैक्सेशन में कहां डिफरेंस है? अगर कैपिटल रिडक्शन के अंदर कंपनी शेयर्स को वापस लेती है, क्योंकि समझिए बायबैक में भी कंपनी शेयर्स वापस लेगी, कैपिटल रिडक्शन में भी वापस लेगी, लेकिन फर्क है कैपिटल रिडक्शन के अंदर अगर कंपनी वापस लेगी तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन्स में नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एक्सटेंट तक का डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40D। और यही सेक्शन हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 222D। हम लोगों ने जब अभी डीम डिविडेंड पढ़ा, मैंने आपको 2 क्लॉज 40 सब क्लॉज डी पढ़ाया था। वहां पर क्या था? रिडक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एक्सटेंट तक हम लोग क्या मानते हैं? डीम्ड डिविडेंड। ओवर एंड अबव दैट हम मानते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स, जिसको आप माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन जाएगा? वो बन के आ जाएगा। दूसरा, बायबैक क्या हर किसी टाइप के बायबैक को हम मान लेंगे? मानो किसी कंपनी ने डिबेंचर्स बायबैक कर लिए, तो क्या उसे भी हम कैपिटल गेन्स मानेंगे? मानो किसी कंपनी ने कोई और इंस्ट्रूमेंट को बायबैक कर लिया, उसे भी मानेंगे? नहीं। सेक्शन 69 जिस बायबैक की बात करता है वो है सिर्फ और सिर्फ शेयर्स या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफाइड शेयर्स के अंदर क्या प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडेड है? जी हाँ, शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन जो है वो इंक्लूडेड है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 69। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या है? ईसॉप्स हो गए, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, या फिर कुछ और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड सिक्योरिटीज है। तीसरा, बायबैक कोई कंपनी करेगी तो ही सेक्शन 69 में टैक्स होगा। वैसे देखो शेयर्स कंपनी के ही होते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल को कोई पार्टनरशिप फर्म ने अगर शेयर ऑफ पार्टनर से रिलेटेड उस शेयर को बाय कर लिया, यानी कि प्रॉफिट्स के शेयर को बाय कर लिया, उसे आप सेक्शन 69 में मत टैक्स कर देना। कंपनी का मतलब क्या है? क्या डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी दोनों इंक्लूडेड है? जी हाँ। चाहे आपकी कंपनी इंडियन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, कोई सीबीडीटी नोटिफाइड बॉडीज हो, कोई भी बायबैक करेंगे अगर वो शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का हो रहा है, वो सेक्शन 69 में टैक्स होगा। अदर देन कंपनीज करेंगे नहीं होगा। एंड फोर्थ है कि बायबैक का टैक्सेशन के लिए क्रिटिकल है कि कंसिडरेशन जो है वो शेयर होल्डर को रिसीव हो। किस ईयर में टैक्स होता है? ईयर है ईयर इन विच द शेयर्स आर परचेज बाय द कंपनी, यानी कि जिस साल बायबैक हुआ है उस साल टैक्स होगा। अब यहां पर मैं आप लोगों का अटेंशन चाहता हूं एक बात पे, सुनिएगा। मैं अभी एक चीज लिखने जा रहा हूं, इसे समझिए, इसे अप्रिशिएट करिए। अगर दिमाग में जाए तो अच्छी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना, मैं आपको इसके एंड में एक चीज और समझा दूंगा, उससे आपका काम चल जाएगा। देखो सुनो, बायबैक के दौरान 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ठीक है? ये आपके इन जनरल कमर्शियल नॉलेज को एनहांस करेगा, ये आपको सोचना सिखाएगा एक टैक्स प्रोफेशनल के तरह, जो अभी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। देखिए, 3 फेजेस होते हैं। एक होती है हमारी प्री बायबैक एक्टिविटीज। प्री बायबैक एक्टिविटीज क्या होती है? सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन कभी कभी अगर लगता है तो वो पास करवाना पड़ता है, सीए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कंप्यूटेशंस करने पड़ते हैं, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एक होती है बायबैक एक्टिविटीज, करेक्ट? बायबैक एक्टिविटीज क्या होती है? एक्चुअली में आप ऑफर देते हो बायबैक का, शेयर होल्डर्स के रिस्पॉन्सेज आते हैं, कैलकुलेशंस होती है, कितने पैसे आए, कितने लोगों ने किए, वो सब। और फिर होती है आपकी पोस्ट बायबैक एक्टिविटीज। पोस्ट बायबैक एक्टिविटीज के अंदर मोस्ट क्रिटिकल इज योर बायबैक की कोई रिटर्न फाइलिंग हुई आरओसी को, वो सब सब आई थिंक कोई एक फॉर्म होता है, आपके कंपनी लॉ के टीचर ही आपको बेटर बता पाएंगे, SH10 या समथिंग ऐसे करके एक फॉर्म होता है, उसकी फाइलिंग होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बिकॉज ये कंपनी लॉ का मैटर है, ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि सर टैक्सेबिलिटी के लिए कौन सा इवेंट है? क्या प्री बायबैक
जिस पीरियड में पड़े उस ईयर में, या बायबैक एक्टिविटीज जिस ईयर में पड़े। मानो इधर आपका 31 मार्च पड़ गया, ठीक है, तो द थिंग इज कि आप बायबैक को इस साल में टैक्स करोगे या इस साल में टैक्स करोगे। लेट्स से दिस इज योर 31 मार्च 27, तो 26-27 के अंदर कंपनी की सिर्फ प्री बायबैक एक्टिविटीज हो रही है, बायबैक एंड पोस्ट बायबैक हो रही है आपकी टैक्स ईयर 27-28 में। अब आपको समझ में आया इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने क्या पढ़ा था, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनी परचेजेस द शेयर्स। कंपनी शेयर कब परचेज करती है, जब कंपनी पेमेंट करती है। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि पेमेंट वो ट्रिगरिंग पॉइंट है जब बायबैक टैक्स होगा। तो जिस भी टैक्स ईयर में पेमेंट हुआ है, जनरली प्री बायबैक स्टेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है, बायबैक स्टेज के अंदर पेमेंट होता है। आप क्या याद रखोगे, कंपनी परचेज कब की, और कंपनी परचेज कब की वो डेट कौन सा होता है, जिस डेट में शेयर होल्डर को पेमेंट किया। अब सुनिए, शेयर होल्डर को पेमेंट आपने जिस डेट में किया ना, वो डेट जिस भी टैक्स ईयर में फॉल करेगी, उस टैक्स ईयर के अंदर हम लोग बायबैक को टैक्स करेंगे। अब ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, जो मैं आने वाले 2 मिनट में बताने जाऊंगा। इसका आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन जस्ट जान करके रखिए कि सर हाइपोथेटिकली मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लो एक बार कि एक कंपनी ने अपने बायबैक का काम स्टार्ट कर दिया है, शेयर होल्डर अप्रूवल ले लिए, बोर्ड रेजोल्यूशंस पास कर दिए हैं, फॉर्म्स वगैरह निकाल दिए हैं, ऑफर दे दिए हैं। ये सारी एक्टिविटीज हो गई थी 31 मार्च 26 तक। लेकिन शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट हुआ ना बायबैक का, सिर्फ और सिर्फ वो पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 26 को। ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। यानी कि बायबैक की सारी फॉर्मेलिटीज हो गई टैक्स ईयर 25-26 में, लेकिन बायबैक का पेमेंट हुआ टैक्स ईयर 26-27 में। अब जैसा कि आप जानते हो मेरी लेजिस्लेटिव क्रोनोलॉजी से, सर टैक्स ईयर 25-26 तक बायबैक को एज डीम्ड डिविडेंड टैक्स किया जा रहा था, और अब यहां से बायबैक का टैक्सेशन चेंज हो गया एज कैपिटल गेन्स। तो आपके लिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि अब यहां पे हमें डीम्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है या कैपिटल गेन्स वाला, ये प्योरली एज अ प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम के अंदर तो आपको यही सिचुएशन आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए टैक्स ईयर 26-27 रेलिवेंट है। मगर जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, ईयर ऑफ पेमेंट देखना है, तो इवन दो बायबैक की सारी फॉर्मेलिटीज यहां पर हो गई है, लेकिन टैक्स होगा इस ईयर में एज द कैपिटल गेन्स। क्यों? क्योंकि इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कंपनी परचेजेस। एंड हाउ डू वी नो विच ईयर कंपनी परचेजेस? ईयर इन विच कंपनी मेक्स द पेमेंट ऑफ द बायबैक प्रोसीड्स। सिंपल, समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग जो पेचीदा पॉइंट है ना, उस पे आते हैं। यहां तक सिंपल, यहां तक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मैं जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया इन्फोसिस वाला, मिस्टर अजंता का, बस वही तो करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन चीज यहां पे आती है कि अब इंस्टीट्यूट ने एक मसाला डाल दिया है। कौन सा? इंस्टीट्यूट ने नहीं, इनकम टैक्स लॉ ने एक मसाला डाल दिया है। और वो मसाला पता है किस चीज का है? वो मसाला है सर एडिशनल टैक्स ऑन प्रोमोटर्स का। ये क्यों किया, इसका भी मैंने आपको लॉजिक बताया कि प्रोमोटर्स बायबैक को एज अ टूल यूज करते थे, मिस यूज करते थे टू टेंडर डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर शेयर्स देन नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स। और उस कारण से वो जो कॉस्ट होती थी, वो कॉस्ट नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स बियर करते थे, कंपनी बियर करती थी, इन अ वे नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स बियर करते थे। उस चीज को ही कवर अप करने के लिए अब इनकम टैक्स लॉ ने एक एडिशनल टैक्स डाल दिया है प्रमोटर्स के ऊपर। आपको यहां पे दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे फर्स्ट, एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, होता क्या है, कंप्यूट कैसे होगा वो। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। अब आपको जान करके थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मैंने जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखा, इंस्टीट्यूट ने प्रमोटर्स के ऊपर कोई लिटरेचर नहीं दिया सिवाय 1-2 पैराग्राफ के, बस दैट्स इट। जबकि प्रमोटर्स के ऊपर मैसिव लिटरेचर है। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है।
मुझे डर ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने मटेरियल बनाते समय हो सकता है अभी मटेरियल निकालने के हड़बड़ी में ऐसा कर दिया है, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि बाय द टाइम द एग्जाम्स कम इन 2027 इस चीज के ऊपर टेस्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने दोस्त प्रमोटर का जो मीनिंग है ना, उसे थोड़ा सा समरी फैशन में यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी मेरे मटेरियल को कंपेयर कर लेंगे इंस्टीट्यूट के कैपिटल गेन्स के टॉपिक से, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक सिर्फ 4 ही चैप्टर्स का पीडीएफ निकाला है, बाकी का निकाला भी नहीं है। तो अगर आप जा करके मेरे मटेरियल को कंपेयर करोगे और कल को आप बोलोगे कि सर आप हमें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। मुझे नहीं चाहिए कि कल को कोई बॉम्ब फूट जाए और कोई भी स्टूडेंट मुझे आकर के बोले कि सर आपने तो हम लोगों को प्रमोटर के बारे में बताया ही नहीं, और उस समय अगर मैं आपको रीजन दूंगा कि दोस्त इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया, इट विल नॉट लुक गुड ऑन माई पार्ट। तो सुनो, पहले प्रमोटर का मीनिंग समझते हैं, फिर हम लोग एडिशनल टैक्स पे जाएंगे। देखो दोस्त, प्रमोटर कौन होता है, अभी के लिए एक बार लीगल डेफिनेशन वगैरह सब छोड़ दो। अगर आपको अपने कंपनी लॉ का नॉलेज याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ प्रमोटर कौन है सिंपल शब्दों में। सर प्रमोटर वो है जिसने इस कंपनी को बनाया है। प्रमोटर वो है जिसकी कंट्रोल है इस कंपनी पे, सिंपल शब्दों में। सर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली कंट्रोल का मतलब यही होता है। अच्छा, कंट्रोल क्या शेयर होल्डर्स के पास ही होगा? ये जरूरी है? देखो, मेजॉरिटी केसेस में कंट्रोल हमारे शेयर होल्डिंग से लिंक्ड होता है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उसी के पास कंट्रोल है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कंट्रोल किसी डायरेक्टर के पास भी होता है। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्टर को कुछ सर्टेन पावर्स दिए हुए हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसके पास कंट्रोल है वो प्रमोटर है। अब टेक्निकल डेफिनेशन पे अगर जाएं तो प्लीज समझिए, प्रमोटर को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या लिस्टेड कंपनी है या वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं, प्लीज उसे बहुत गौर से सुनना। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज फर्क है। देखो यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ रखा है ना, उसका रीजन है सर, लिस्टेड कंपनीज के लिए प्रमोटर के मतलब थोड़े अलग हो जाते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए प्रमोटर्स के मतलब थोड़े अलग हो जाते हैं। क्या फर्क है वो भी बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मैंने एक मसाला क्वेश्चन डाल रखा है, वो भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले लिस्टेड कंपनी का समझते। लिस्टेड कंपनी के लिए प्रमोटर का डेफिनेशन है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, जो प्रमोटर का मतलब है आप वो ले लो। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट कौन करती है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो इन्होंने पता है क्या बोला कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी प्रमोटर है आप वो ले लो। अब इंस्टीट्यूट ने भी बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया, लेकिन मैंने सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से प्रमोटर का मीनिंग निकाल करके आपको शॉर्ट में दिया है। तो सुनिए, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से 3 टाइप के लोगों को प्रमोटर बोला जाता है। पहला वो जिसे कंपनी अपने एनुअल रिटर्न के अंदर एज प्रमोटर डिक्लेयर करती है। सेक्शन 92, ये कौन सा है सर? सेक्शन 92 ऑफ सीए। सीए मतलब कंपनीज एक्ट। इसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझना, मैंने शॉर्ट में डाला है सब कुछ, इसलिए मुझे थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने पड़े। अगर नहीं है तो तुम यहां पे लिख लो कि दिस मींस कंपनीज एक्ट 2013। सुनो, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 92 हर कंपनी को बोलता है कि आपको आपके आरओसी के पास एक एनुअल रिटर्न हर साल जमा करना पड़ेगा। उस एनुअल रिटर्न के अंदर कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स जाते हैं, जिनमें एक डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, वो है आप अपने कंपनी के प्रमोटर्स का नाम दीजिए। तो अगर मानो एक कंपनी ने मुझे एज अ प्रमोटर डिस्क्लोज कर दिया है उस एनुअल रिटर्न के अंदर, तो मैं उस कंपनी का प्रमोटर हूं, बात खत्म। दूसरा कौन? दूसरा वो सर जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी वो प्रमोटर है। अब कंट्रोल के लिए शेयर होल्डर के पास भी हो सकता है, डायरेक्टर के पास भी हो सकता है, किसी और के पास भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अंबानी फैमिली के अंदर मुकेश अंबानी का कंट्रोल है, तो मुकेश अंबानी प्रमोटर है। रिलायंस ग्रुप के अंदर मुकेश अंबानी का कंट्रोल है, तो मुकेश अंबानी एक प्रमोटर है। दैट्स इट। तीसरे कौन? सर तीसरे वो लोग होते हैं जिनके एडवाइस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्ट करते हैं। यानी कि कौन? देखो मैं आपको बताता हूं, आपने नाम सुना है कोटक महिंद्रा बैंक का, ठीक है? कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर है उदय कोटक, ठीक है?
अब अगर आप उदय कोटक की शेयर होल्डिंग चेक करोगे, स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का जो बोर्ड है वो आज भी उदय कोटक की सारी बातें मानता है। अगर उदय कोटक बोलेंगे कि हमें इस मर्जर के अंदर आगे बढ़ना है, वो बोर्ड जो है दे विल लिसन टू इट केयरफुली एंड दे विल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फॉलोइंग व्हाट दिस मैन सेज। व्हाई? बिकॉज ही इज अ स्टॉलवर्ट फॉर दिस ग्रुप। सेम आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग चेक करोगे तो बहुत कम होगी, लेकिन आनंद महिंद्रा इज द चेयरमैन एमेरिटस। रतन टाटा जब थे तो रतन टाटा वाज द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ द एंटायर टाटा ग्रुप। अगर रतन टाटा कुछ बोलेंगे तो बोर्ड मानेगी। क्या रतन टाटा हर इंडिविजुअल टाटा कंपनी के बोर्ड पे बैठे हैं? ना जी ना, रतन टाटा नहीं बैठे। वो जब बैठे भी थे तो सिर्फ टाटा सन्स के शायद बोर्ड पे बैठे थे, बाकी किसी के भी बोर्ड्स में नहीं बैठते थे वो। लेकिन अगर वो टाटा मोटर्स को कुछ बोलेंगे तो टाटा मोटर्स उस बात को मानेगी। तो ऐसे केस में टाटा मोटर्स के लिए रतन टाटा क्या हो गए? प्रमोटर हो गए। तो तीन टाइप के लोग हैं, या तो आपने अपने एनुअल रिटर्न के अंदर उस इंसान को एज अ प्रमोटर डिस्क्लोज किया है, या फिर उस इंसान के पास कंट्रोल है आपके अफेयर्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड तीसरा है कि बोर्ड इज एक्स्टम टू एक्ट। अब सुनिए, डेलॉयट का एडवाइस जो है, मानो वो आपका कोई कंपनी, कौन सी कंपनी लो, कौन, मानो सिप्ला, सिप्ला इज अ लिस्टेड कंपनी जो फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, ठीक है। अब सुनो, सिप्ला मानो डेलॉयट के एडवाइस को बहुत मानती है, तो क्या डेलॉयट का कंट्रोल हो गया सिप्ला के ऊपर? क्या डेलॉयट के पार्टनर्स प्रमोटर हो गए? नहीं सर। एक चीज को एक्सक्लूड किया है, वो है कि अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एडवाइस दे रहा है, हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया है। देखो, आप लोगों को अगर ये स्क्रीन के अंदर नहीं दिख रहा है तो ये रहा, देखो, अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एडवाइस देता है तो हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं प्रमोटर्स के डेफिनेशन से। अब सुनिए सर जी, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये जो हमने दिया कंट्रोल, तो मैंने कंट्रोल को भी स्मॉल में डाला। कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कंट्रोल द मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस। दोनों में से कोई भी राइट अगर आपके पास है तो आपके पास कंट्रोल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, प्लीज इसे सुनना और इसे समझना। लिस्टेड कंपनीज, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिस्टेड कंपनीज के लिए प्रमोटर कौन होता है। सो हियर दिस पॉइंट, और यही फर्क है लिस्टेड और अनलिस्टेड के अंदर। सर, लिस्टेड कंपनी के अंदर जब कभी भी हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे ना, तो हम लोग प्रमोटर्स की परसेंटेज इंडिविजुअली प्लस प्रमोटर ग्रुप के पास कितना है वो दोनों क्लब करके देखेंगे। वेट, कंट्रोल कैसे पता चलता है? कंट्रोल पता चलता है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब सुनिए, मानिए अंबानी फैमिली जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शेयर्स इस टाइप से डिवाइड कर दिए कि मुकेश अंबानी के पास 5% है, नीता अंबानी के पास अनदर 5% है। रुको, चलो इसको मैं प्रॉपरली एज एन इलस्ट्रेशन आपको लिखवाता हूँ, तब आप ना इस पॉइंट को आप अप्रिशिएट कर पाओगे, ठीक है। देखिए, मानिए 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 मानिए, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। मानिए आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर प्रमोटर इज कुमार मंगलम बिरला, KMB। दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मुझे एक्चुअल नंबर्स नहीं पता है, मैं जस्ट इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब कुमार मंगलम बिरला ने कल को सोचा कि नहीं, मुझे एज अ प्रमोटर नहीं दिखना है। वाई? बिकॉज प्रमोटर होने से लॉट ऑफ स्पॉटलाइट कम्स ऑन यू, लॉट ऑफ रेगुलेटरी स्क्रूटिनी कम्स ऑन यू, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बायबैक के अंदर आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लग जाएगा, तो कुमार मंगलम बिरला ने बोला कि यार मेरे को प्रमोटर स्टेटस से हटना है। अभी मानो कुमार मंगलम बिरला के पास लेट से 30% शेयर्स थे, और इन 30% शेयर से उनके पास पावर थी कि वो मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो हो गए ये प्रमोटर। अब कुमार मंगलम बिरला ने पूछा कि भैया मुझे अगर प्रमोटर से हटना है तो क्या करूं? तो मैंने इनको एडवाइस क्या किया, मैंने बोला आप एक काम करो, आप अपने 30% शेयर्स को ना बांट दो। कैसे बांट दो? आप अपने पास रखो सिर्फ 5% शेयर्स,
आप क्या करो, अपनी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम है नीरजा बिरला, आप इनको 5% दे दो। फिर इनके बेटे का नाम है आदित्य बिरला, आर्यमन बिरला, सॉरी, आदित्य बिरला तो इनके फादर थे, आर्यमन बिरला, आप इन्हें 5% दे दो। फिर इनकी बेटी का भी नाम है अनन्या बिरला, आप इनको भी 5% दे दो। फिर इनकी एक और बेटी है डॉटर 2, इनको भी आप 5% दे दो। और आप अपनी मदर को, इनकी मदर इज अलाइव आई थिंक, आप उन्हें भी 5% दे दो। तो इस तरीके से क्या हुआ सर, 5 5 5 5 5, पूरे 30% को इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया 5 5% में। अब आप सुनो, ऑन पेपर सिर्फ 5% है, तो क्या आपके पास मेजोरिटी है? ना ना सर, 5% में हम मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट कर लेंगे? नहीं है। इनके पास क्या मेजोरिटी अपॉइंट करने की पावर है? नहीं। इनके पास कंट्रोल 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 है? नहीं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी फैमिली प्रमोटर के डेफिनेशन में नहीं आई, ये बाहर हो गए। सेबी ने इसी चीज को पकड़ लिया। सेबी क्या बोलती है, गौर से सुनिएगा, सेबी रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि लिस्टेड कंपनीज के केस में हम हमेशा हम हमेशा प्रमोटर कोई है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, वेदर मिस्टर कुमार मंगलम बिरला इज अ प्रमोटर और नॉट, उसको टेस्ट करने के लिए इनकी शेयर होल्डिंग तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस इनके रिलेटिव्स की शेयर होल्डिंग ऐड कर देंगे। तो नाउ कुमार मंगलम बिरला की शेयर होल्डिंग 5% नहीं ली जाएगी, अगेन 30% ली जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस शेयर होल्डिंग को इन्होंने डिफ्यूज कर दिया है। इसीलिए इसीलिए प्रमोटर की डेफिनेशन लिस्टेड कंपनी के अंदर क्रिटिकल हो जाती है। ये देखिए, प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर इन लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंडिविजुअल के केस में प्रमोटर की खुद की प्लस उसके इमीडिएट रिलेटिव्स की, दोनों की हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे शेयर होल्डिंग, एज वेल एज अगर कोई एचयूएफ या फर्म है जो 20% या उससे ज्यादा होल्ड करती है उसकी भी लेंगे। ये मिला करके देखेंगे कि क्या वो इंडिविजुअल प्रमोटर के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है प्रमोटर, तो क्या होगा, उससे लिंक्ड जितनी कंपनीज है उनका भी एग्रीगेट करेंगे। ये देखिए एक्सटेंडेड नेट है, ठीक है, कोई सब्सिडियरी या होल्डिंग अगर किसी उस कंपनी में होल्ड करती है तो उसका भी परसेंटेज होल्ड करें, ऐड करेंगे। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब सर, अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर प्रमोटर का डेफिनेशन क्या होता है? तो सर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बोला गया प्रमोटर वो है हु इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कि कंपनीज एक्ट के अंदर जिसे प्रमोटर माना गया है उसे ही हम अनलिस्टेड कंपनीज के लिए प्रमोटर मानेंगे। एंड अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया हुआ है। देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, अगर किसी के पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10% शेयर होल्डिंग है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम उसे प्रमोटर मान लेंगे। गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ना, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप समझ सकते हो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली सेबी रेगुलेशंस भी जब ऑब्जेक्टिवली जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर 10% का ही क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर किसी के पास 10% है अपने एक्सटेंडेड नेट में मिला करके, तो वो प्रमोटर है। और यहां पर क्या बोला गया कि किसी के पास 10% है डायरेक्टली, तो वो डेफिनेटली प्रमोटर है। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि सर यहां पे भी इन्होंने यही बोल दिया इनडायरेक्टली, तो फिर तो सर एक ही बात हो गई ना कि लिस्टेड कंपनी में भी इनडायरेक्टली कुमार मंगलम बिरला की फैमिली होल्ड कर रही है, मतलब कुमार मंगलम बिरला होल्ड कर रहे हैं। तो वही लॉजिक क्या हम अनलिस्टेड में भी लगा देंगे? तो फिर फर्क क्या है? फर्क यहां पे है कि इस 10% का कंप्यूटेशन अनलिस्टेड में हम कैसे करेंगे। लिस्टेड में हम ऑलवेज इमीडिएट रिलेटिव्स का शेयर होल्डिंग इंक्लूड करते हैं। आप चाहो तो आप इधर ऊपर लिख लो, लिस्टेड में ऑलवेज इंक्लूड शेयर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ इमीडिएट रिलेटिव्स। लेकिन अनलिस्टेड के अंदर इवन दो लॉ ये बोलता है कि आपने 10% अगर इनडायरेक्टली भी होल्ड कर लिया तो भी हम उसे प्रमोटर मानेंगे। लेकिन लॉ ये बोलता है कि भाई अगर आपका बेनिफिशियल ओनरशिप है, मानो मिस्टर ए 5% होल्ड करते हैं और मिसेज ए जो है ये भी 5% होल्ड करती है,
तो क्वेश्चन इज मिस्टर ए का इंडिविजुअली डायरेक्टली तो सिर्फ 5% हुआ, मगर क्या हम मिसेस ए का 5% जोड़ करके ये बोलेंगे कि मिस्टर ए के पास डायरेक्टली 5 है और इनडायरेक्टली 5 है, टोटल 10 बन गया? उसके लिए लॉ हमें ये बोलता है कि ये +5 आपको तभी करने मिलेगा व्हेन मिसेस ए होल्ड्स दीज शेयर्स एज अ बेनिफिशियल कैपेसिटी। मतलब मिस्टर ए इन शेयर्स की बेनिफिशियल ओनर अभी भी अगर मिस्टर ए ही है, यानी कि मिसेस ए इज जस्ट द लीगल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर इज स्टिल मिस्टर ए, तब उस केस में क्या होगा, मिस्टर ए के संग एग्रीगेट करेंगे। लेकिन अगर यह है कि स्पाउस इज बोथ द रजिस्टर्ड एज वेल एज द बेनिफिशियल ओनर, ये देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर इकोनॉमिक रिस्क या रिवॉर्ड जो है वो अभी भी इंडिविजुअल के पास है, यानी कि मिस्टर ए के ही पास है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे स्पाउस का होल्डिंग मिस्टर ए के संग। लेकिन अगर जो स्पाउस है वो रजिस्टर्ड एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट नहीं करेंगे, सेपरेट रखेंगे। मगर लिस्टेड कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर सर फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एग्रीगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि इमीडिएट रिलेटिव्स का एग्रीगेट कर लो, यही डिफरेंस है। लिस्टेड के अंदर ऑलवेज एग्रीगेट, इसीलिए मैंने आपको ऊपर क्या लिखाया, ये लिखवाया ना कि लिस्टेड के अंदर ऑलवेज इंक्लूड, मगर अनलिस्टेड के अंदर इंक्लूड ओनली इफ इंडिविजुअल इज द बेनिफिशियल ओनर, दैट्स इट। अनलिस्टेड के अंदर यू आर सपोज टू ओनली इंक्लूड इफ द इंडिविजुअल इज द बेनिफिशियल ओनर। चलिए, प्रमोटर का डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर है। प्रमोटर किस दिन पे निकालेंगे, किस दिन पे होना चाहिए वो प्रमोटर, तो बोला गया जिस दिन बायबैक हो रही है उस दिन जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा। ठीक है, अब सुनो, एडिशनल टैक्स कितना लगेगा ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, बोला गया प्रमोटर्स को दो टाइप के ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, या तो प्रमोटर डोमेस्टिक कंपनी होगा या फिर प्रमोटर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होगा। अब सुनिए, अगर प्रमोटर इज अ डोमेस्टिक कंपनी तो बायबैक से अगर उसके हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है सेक्शन 196 वाला, तो 2% का एडिशनल टैक्स होगा। अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% का एडिशनल टैक्स होगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन रहा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 9.5% का एडिशनल टैक्स होगा, और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में 17.5% का एडिशनल टैक्स होगा। आप बोलोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, अब समझाता हूं। देखो, ये एडिशनल टैक्स लेवी होता है ओवर एंड अबव ऑर्डिनरी कैपिटल गेन्स टैक्स। तो सुनिए, मानिए कोई शेयर होल्डर प्रमोटर नहीं है, तो बायबैक से अगर उसको कैपिटल गेन्स होगा तो कैसे टैक्स होगा, सुनो। ये मैंने जस्ट एज अ रीकैप डाला है, ये हम लोग ऑलरेडी कैपिटल गेन्स के टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, दिस इज नथिंग बट अ रीकैप। सुनो, रीकैप क्या, देखो, बोला जाता है कि अगर आपकी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है जिसके ऊपर एसटीटी पे हुआ है और आपको एसटीसीजी अराइज हुआ है, तो किस रेट पे होगा, 20%। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 196 बोलता है। एलटीसीजी कितने पे होगा सर, 12.5% एक्सीडिंग 1.25 लैक्स, ये कौन सा सेक्शन बोलता है, 198 बोलता है, करेक्ट। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 198 बोलता है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के ऊपर ही आपका 198 लगता है। आप बोलोगे सर नॉन रेजिडेंट के ऊपर, अभी तक तुम लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, तो तुम लोग इस चीज को अप्रिशिएट उतना ढंग से कर नहीं पाओगे। लेकिन याद करो, मैंने तुम लोगों को कैपिटल गेन्स पढ़ाते समय एक चीज पढ़ाया था, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। आप बोलोगे सर नॉन रेजिडेंट है तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन क्यों नहीं हो रहा है, तो जाकर के चेक करना, सेक्शन 198 जहां अप्लाई करता है वहां हम फॉरेक्स फ्लक्चुएशन नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे फॉरेक्स फ्लक्चुएशन मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है लेकिन एसटीटी नहीं पे हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितने पे जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट पे जाएगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है सर, सेक्शन 196 बोलता है कि स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ उन्हीं के ऊपर है जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है जिनके ऊपर एसटीटी पे हुआ, तो बाकी के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट ही लगेगा ना। जब स्पेशल टैक्स रेट नहीं लग रहा है तो बाय डिफॉल्ट जनरल टैक्स रेट लगेगा, तो बोलने की जरूरत ही कहाँ है। ठीक है, अब सुनो गौर से, सर शॉर्ट
टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 196 वाला होगा तो हमें एडिशनल टैक्स पे करना है. बट वॉट इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज नॉर्मल टैक्स रेट, दैट मीन्स नो एडिशनल टैक्स. तो इन चारों सिचुएशन में देयर इज नो एडिशनल टैक्स. क्यों नहीं है सर? एडिशनल टैक्स के लिए एक सिंपल सा फंडा दिमाग में रखेंगे. अगर स्पेशल रेट है तो ही एडिशनल टैक्स है, वरना तो प्रमोटर वैसे ही नॉर्मल रेट पे कर रहा है, तो डिविडेंड भी तो नॉर्मल रेट पे ही जा रहा है, तो नेचुरली ही तो पैरिटी मिल गई. अरे सुनो सुनो सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या था एडिशनल टैक्स का? एडिशनल टैक्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि डिविडेंड के अंदर हायर टैक्स लगता है स्लैब रेट के हिसाब से, कैपिटल गेन्स के अंदर लोअर लगता है, तो हम पैरिटी पे लाने के लिए एडिशनल टैक्स कर रहे थे. लेकिन जहां बाय डिफॉल्ट पैरिटी अचीव हो गई, वहां पे एडिशनल टैक्स देके पेनलाइज क्यों करना है? तो मैंने तुमको लॉजिक बताया, मैंने तुमको मेमोरी ट्रिक बताया, दोनों बताया. अब सुनो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्स होता है. एडिशनल टैक्स कितना लगेगा? 2%. तो प्रमोटर के लिए क्या बन जाएगा? 22%. अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अच्छा अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो कितना लगता है? 10%. तो 20 + 10 क्या बन जाएगा सर? 30%. तो आप ऊपर वाले टेबल को, इस टेबल को और इस टेबल को, इन तीनों को एक संग पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखो, नॉर्मल टैक्स रेट जहां जहां पे लग रहा है सर, वहां पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, यानी कि नो एडिशनल टैक्स. अब इधर आओ सर, जहां जहां पे 12.5% है वो क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक कंपनी है और एलटीसीजी है, तो एडिशनल टैक्स का रेट क्या है सर? 9.5% है. तो देखो 12.5 + 9.5 कितना हुआ? 22%. तो देखो यहाँ पे सब जगह सर 22% है. और अगर आपका एलटीसीजी है और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 17.5%. तो 12.5 + 17.5 कितना? 30%. ये रहा सर, इन सारे केसेस के अंदर 30% है. सिंपल. तो एडिशनल टैक्स कुछ नहीं करना, आप कैपिटल गेन्स का पहले रेट निकालना, उसमें एडिशनल टैक्स जोड़ना, एडिशनल टैक्स जोड़ करके सीधा जो भी कैपिटल गेन्स आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना इन केस ऑफ प्रोमोटर्स. इन केस ऑफ नॉन प्रोमोटर क्या करेंगे सर? नॉन प्रोमोटर के केस में जैसा नॉर्मल हम करते आ रहे हैं कैपिटल गेन्स में, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, नो चेंजेस एट ऑल. क्लियर है? यस सर क्लियर है. अब ये हुआ आपका कंबाइंड रेट्स. कंबाइंड रेट्स के बाद देखो मैंने दो नोट दिए. पहला नोट क्या है? वो यही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे पड़ता है तो उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स चार्ज नहीं होता है, बिकॉज वहां पे नेचुरली पैरिटी आ गई है. आप चाहो तो रीजन लिख दो, सेंस नेचुरल पैरिटी बिटवीन बायबैक एंड डिविडेंड्स. जहां पे नेचुरल पैरिटी आ गई वहां पे अलग से हमें पैरिटी के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है, नहीं है जरूरत. तो ये अपना क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया. नोट 2 देखो दोस्त क्या है. नोट 2 है जहां लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, एसटीटी पे हो रही है. तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या हुआ सर? 12.5% तो वैसे ही लगता, प्लस 9.5% का एडिशनल टैक्स था तो 22% बन गया. और अदर्स के केस में क्या हुआ? 12.5% तो वैसे ही लगता और 17.5% का एडिशनल टैक्स है तो 30% बन गया. तो फिर सर नोट 2 क्या बोलता है? नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है सर. नोट 2 ये बोलता है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे की है उसके ऊपर 12.5% किस पे लगता है? पूरे कैपिटल गेन्स पे नहीं, कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1.25 लैक्स. मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1.25 लाख का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है एडिशनल टैक्स कंप्यूट करते समय. यानी कि ये बनाओ एल टी सी जी ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स सेक्शन 198. इसको आप क्या करोगे? एल टी सी जी -1.25, सॉरी, इसको आप करोगे एल टी सी जी -1.25 लैक्स. इसके ऊपर आप लगाओगे 12.5%. मगर एंटायर एल टी सी जी, इसके ऊपर आप लगाओगे एडिशनल टैक्स कितना? 9.5% फॉर
डोमेस्टिक कंपनी और 17.5% फॉर अदर्स। ये टेबल प्लीज नीचे बनाना, ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी में आएगा। क्यों इसी में आएगा? बिकॉज जिसके ऊपर एसटीटी नहीं पे हुआ उसके ऊपर तो आपका कोई 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं है। अनलिस्टेड के ऊपर आपका कोई 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं है। हाँ, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके ऊपर 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, खुद से सोचो, पॉज करो, बताओ। दोस्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 198 ये नहीं बोलता है कि एसटीटी पे हुआ है कि नहीं हुआ है। सेक्शन 198 ये बोलता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिनके ऊपर एसटीटी पे हुआ है। तो लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स हो या अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स हो, नहीं मिलेगा। तो यानी कि इन चार में तो सर कभी 1.25 लाख का बेनिफिट ही नहीं है। जब बेनिफिट ही नहीं है तो बल्ले बल्ले नाचो ना, डरना क्यों है? सर प्रॉब्लम ही तो यहाँ पे है कि यहाँ पे 1.25 लाख का बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ कैपिटल गेन्स का टैक्स कंप्यूट करने के लिए है। बायबैक का एडिशनल टैक्स प्रमोटर्स के ऊपर जो है उसके लिए वो बेनिफिट नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो, यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो हम लोग आगे का टेक्स्ट ना पढ़ने के पहले फटाफट से एक क्वेश्चन कर लें। मगर उस क्वेश्चन को करने के पहले जस्ट आपको एक चीज बता देता हूं कि एडिशनल टैक्स के ऊपर दोस्त आपका एक सरचार्ज लगेगा। ठीक है, देखो, एडिशनल टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। ये पूरे कैपिटल गेन्स के ऊपर नहीं है, सिर्फ एडिशनल टैक्स के ऊपर है। देखो कितना है सरचार्ज है, 12% का ऑन दी एडिशनल टैक्स पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम। आपकी इनकम कितनी भी हो, एडिशनल टैक्स के ऊपर 12% का फ्लैट सरचार्ज आपको पे करना है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। बुम्बा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, गौर से सुनिएगा, ये है अपना रेसिडेंट इंडिविजुअल है टैक्स ईयर 26-27 के लिए। इसने मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स बायबैक स्कीम के अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं। डिटेल्स हम लोगों को दिया हुआ है। देखो क्या क्या डिटेल्स है ये देखिए। एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, पांच कंपनी, इसने इसने इस साल में पांच कंपनी के शेयर्स बायबैक में दिए। अच्छा, इसमें से दो कंपनीज तो लिस्टेड थी लेकिन तीन कंपनीज अनलिस्टेड थी। ओके, कितने शेयर्स इसने बायबैक में ट्रांसफर किए वो बताए हुए हैं। बुम्बा की खुद की होल्डिंग कितनी थी हर कंपनी में वो हमें पता है। बुम्बा के वाइफ की होल्डिंग कितनी है ये हमें पता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये दिया गया है। बायबैक प्राइस दिया हुआ है और हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर दिया हुआ है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट से इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों के संग ही करूंगा ताकि आप लोगों को ना एक सोचने का फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। देखो, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, सुनिए। पी क्यू आर एस टी, क्वेश्चन के अंदर पांच कंपनीज इन्वॉल्व है। हमने पांचों कंपनीज के कॉलम्स बना लिए ताकि हम लोग एक संग ही करें। अब मुझे बताइए, जितना मुझे याद है पहले दोनों कंपनीज लिस्टेड थे और बाकी तीन कंपनीज जो थी हमारी अनलिस्टेड थी। ठीक है, तो सुनिए, कंपनीज का जो स्टेटस है वो लिखते हैं एक बार। स्टेटस, पहले दोनों कंपनीज हमारे लिस्टेड है, बाकी तीनों अनलिस्टेड है। अच्छा, क्यों हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी लिस्टेड है और कौन सी कंपनी अनलिस्टेड है? ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज लिस्टेड कंपनीज के लिए प्रमोटर का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, अनलिस्टेड के लिए प्रमोटर का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। क्या क्वेश्चन ने हमें बताया है प्रमोटर का? नहीं सर, हमें क्वेश्चन बता नहीं रहा है कि बुम्बा प्रमोटर है कि नहीं है। तो हमें 10% थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ेगा। तो अब सुनिए, परसेंटेज होल्डिंग बुम्बा की खुद की क्या है, जो असेसी है उसकी परसेंटेज होल्डिंग क्या है वो हम फटाफट से लिख लेते हैं। तो ये देखिए, बुम्बा की खुद की परसेंटेज होल्डिंग हमें यहां मिलेगी 18,525,81, 18,525,81। तो आओ फटाफट से इसको लिख लेते हैं। 18,525,81।
बस इसको पढ़ के हम लोगों को क्या क्या दिखता है, सर यहाँ पे तो मोर देन 10% है, तो यहाँ तो ये बंदा प्रमोटर है, यहाँ पे लेस देन 10% है, तो अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ पे मोर देन 10% है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें परसेंटेज होल्डिंग ऑफ बुम्बास वाइफ भी दिया है, करेक्ट। बुम्बा की वाइफ का परसेंटेज होल्डिंग भी दिया, वाइफ इज एन इमीडिएट रिलेटिव, तो हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इनकी वाइफ का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो आइए उसे देखते हैं। 3, 5.5, नील। तो पहले इन तीन को लिखते हैं, देखो 3% है, 5.5% है, नील है, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा 3%, 5.5%, नील। अब सुनो, कंबाइंड होल्डिंग चेक होगी या नहीं होगी, पहले तो ये बताओ। सुनो, जो हमारे लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पे हमें कंबाइंड होल्डिंग चेक करनी है। क्यों? क्योंकि सेबी रेगुलेशंस ये बोलता है एक्सटेंडेड नेट में। देखिए, तो अगर हम कंबाइंड होल्डिंग चेक करेंगे तो मुझे ये बताओ कंबाइंड परसेंटेज क्या आया, 18 प्लस 3 इज 21%, 5 प्लस 5.5% इज 10.5%। तो कंबाइन करने के बाद हमारा क्या आता है, सर वेदर बुम्बा इज प्रमोटर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या मिस्टर बुम्बा प्रमोटर हैं? तो जी हाँ यहाँ पर है, जी हाँ यहाँ पर भी है, क्योंकि हमें जोड़ना है। बट सर अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर क्या हम जोड़ेंगे? अनलिस्टेड कंपनीज में दोस्त हम सिर्फ और सिर्फ तब जोड़ेंगे जब हमें ये पता हो कि वाइफ जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर है और हस्बैंड यानी कि बुम्बा वो बेनिफिशियल ओनर है। अगर वो बेनिफिशियल ओनर है तो उसका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों जोड़ते हैं। अब एक चीज मैं बताऊं जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये पता कैसे चलता है कि बेनिफिशियल ओनर कोई और है। कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में कैसे पता चलता है। देखो, अगर पता चला कि बुम्बा की वाइफ ने जो X% शेयर्स परचेज किए, उस शेयर्स परचेज करने का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? अरे भाई आपने शेयर्स परचेज किए तो पैसे कहीं से आए होंगे, पता चला ये पैसे इनको मिस्टर बुम्बा ने दिए, तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये बस रजिस्टर्ड ओनर है और एक्चुअल ओनर यानी कि बेनिफिशियल ओनर ये है। तो हमेशा सोर्स ऑफ मनी देखा जाता है, उससे समझ में आता है कि कोई बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है। तो अब सुनो, अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर हम लोग को यही देखना है कि जो बुम्बा की वाइफ है क्या ये बुम्बा के बिहाफ में ओन करती है, तो यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पे 8% है। क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे नहीं, क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं बोला है तो अजम्पशन क्या होगा, यही होगा कि शी इज हरसेल्फ द बेनिफिशियल ओनर। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन बोलता है कि बुम्बा इज बेनिफिशियल ओनर, तो ये 4% को बुम्बा में काउंट करेंगे लेकिन इस 8% को काउंट नहीं करेंगे। तो आओ नीचे देखो, ये क्या है हमारा दोस्त, एस के अंदर जो 4% है इसको हम लोग काउंट करेंगे, यस। लेकिन यहां पर जो 8% है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अब मेरे को बताओ कंबाइंड होल्डिंग क्या आया, सर यहाँ पर तो 25 है, क्या ये प्रमोटर है? यस है। सर यहाँ पर कितना है, 12% है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है? यस है। बट सर यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है सर सिर्फ 1%, तो यहाँ पे ये प्रमोटर नहीं है। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर, सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब सुनिए, जहां जहां पे प्रमोटर है वहां वहां पे कैपिटल गेन्स के ऊपर हम लोगों को एडिशनल टैक्स भी डालना है, और जहां पे प्रमोटर नहीं है वहां पर तो नॉर्मल है। तो पहले मेरे को ये बता दो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगी, क्योंकि कैपिटल गेन्स तो सारे ही केस में निकलेगा, बायबैक हो रहा है तो कैपिटल गेन्स तो निकलना ही है, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो अब देखो हमारी बायबैक प्राइस क्या है पर शेयर 100 है, और यहाँ पे कितने शेयर्स है, 2 लाख है। तो टोटल कितने हो गए, मैं अगर रुपीज इन लैक्स लिखूँ तो 200 लैक्स यहाँ पर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, 200 लैक्स कैसे आया, तो इसको बना लो ए, इसको बना लो बी, तो ए इंटू बी करते चलो, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, 250 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 250 लैक्स, यहाँ पर कितना है 50,000 है, कितना है
1300 है, 50,000 मतलब 0.5 लैक्स, 1300 है मतलब 650 लैक्स, करेक्ट। 25,000 है, 900 है, तो बेसिकली 900 बाई 4 कर लेते हैं, 225 लैक्स। और यहाँ पे कितना है, 10,000 है, 2100 है, तो 210 लैक्स, ठीक है। बाकी आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो चलो, 200, 250, 650, 225, 210, पहले तीन को लिखते हैं, 200, 250, 650, 200 लैक्स, 250 लैक्स, 650 लैक्स। लास्ट वाला मुझे याद है 210 लैक्स था, बीच वाला बस देख लेते हैं, आई थिंक इट वॉज 225 लैक्स, 225 लैक्स, करेक्ट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, सारे शेयर्स 10 रुपए के पांचों कंपनी के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, बस नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो, यहां पर थे आपके 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर्स इंटू 10 हो गए 20 लैक्स। यहां पर थे आपके 1 लाख शेयर्स थे आई बिलीव, चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी ऊपर ही प्लॉट कर लेते हैं। देखो, 2 लाख शेयर्स है, 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटू सी कर लो आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कर लो ए इंटू सी, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो 2 लैक्स इंटू 10 इज 20 लैक्स, 1 लाख इंटू 10 इज 10 लाख, 50,000 इंटू 10 इज 5 लैक्स, 25,000 इंटू 10 इज 2.5 लैक्स, एंड दिस इज 1 लाख। तो 20, 10, 5, 2.5, 1, 10 लैक्स, 5 लैक्स, 2.5 लैक्स, 1 लैक्स, करेक्ट। ठीक है, मेरे को बताएंगे कि कैपिटल गेन्स कितना आया, 180 लैक्स, 240 लैक्स, 645 लैक्स, 222.5 लैक्स एंड 209 लैक्स। अब कौन से शेयर्स लॉन्ग टर्म है और कौन से शेयर्स शॉर्ट टर्म है वो देख लेते हैं। आई थिंक पहले दोनों मेरे शायद लॉन्ग टर्म थे, देखो, अच्छा नहीं, लास्ट के दोनों लॉन्ग टर्म है और पहला वाला लॉन्ग टर्म है, बीच के दोनों शॉर्ट टर्म है, तो परफेक्ट है, ये रहा। देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, लास्ट के दोनों हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए, पहला वाला भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये क्या हुआ हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो, अब वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड हियर ओनली, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इसे मैं लिख लेता हूँ नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये रहा, इसको मैंने लिख लिया एज नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स। अब सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड कंपनी पे, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा बताइए, लिस्टेड कंपनी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सेक्शन कौन सा रहेगा, 198, अज्यूमिंग एसटीटी इज पेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड कंपनी पे, और ये पांचों ही क्या इक्विटी शेयर्स है, तो हमारा कौन सा अप्लाई होगा सर, सेक्शन 196 अप्लाई होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, बाकी तीनों ही अनलिस्टेड है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है अनलिस्टेड के ऊपर, तो इसके ऊपर तो कोई भी हमारा स्पेशल रेट लगेगा ही नहीं, नॉर्मल रेट्स लगेंगे। एलटीसीजी हुआ है अनलिस्टेड के ऊपर, तो कौन सा लगेगा सर, सेक्शन 197 लगेगा, और एलटीसीजी हुआ है अगेन अनलिस्टेड के ऊपर, तो सेक्शन 197 लगेगा। तो अब मेरे को बताएंगे फटाफट से, कैपिटल गेन का टैक्स रेट्स क्या आएंगे, इधर आएगा 12.5%, बट एक्सीडिंग 1.25 लैक्स, इधर क्या आएगा 20%, इधर रहेगा हमारा नॉर्मल टैक्स रेट, इधर रहेगा 12.5%, इधर रहेगा 12.5%। किस किस में दोस्त ये प्रमोटर है, इसको छोड़ करके बाकी सब में प्रमोटर है, तो हम लोगों को एडिशनल टैक्स क्या लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये डोमेस्टिक कंपनी है, नहीं, ये तो मुंबई एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो इनके ऊपर एडिशनल टैक्स रेट क्या लगेगा, एलटीसीजी के केस में इनके ऊपर एडिशनल टैक्स रेट लगेगा 17.5% का। एसटीसीजी के केस में इनके ऊपर कितना लगेगा, एसटीसीजी के केस में इनके ऊपर लगेगा, बताइए,
10% का, देखिए ये देखिए, एस टी सी जी में 10% है, एल टी सी जी में 17.5% है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो आ जाओ, कितना लग रहा है हमारा? एस टी सी जी है, 10% का एडिशनल लगेगा। अच्छा, जिस एस टी सी जी के ऊपर नॉर्मल रेट्स लग रहे हैं वहां तो नेचुरली पैरिटी हो गई, तो कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। एल टी सी जी के ऊपर कितना लगता है? 17.5% का। और सर यहाँ तो हम प्रमोटर ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई एडिशनल टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब आप मेरे को फटाफट से बताओगे टैक्स कैसे आएगा? टैक्स कैसे आएगा? तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स निकाल लेते हैं। अच्छा, रुको, इसके भी पहले मैं ना आपको एक सोचने का तरीका बताता हूँ, सुनना। देखो, ये जो केस है ना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे बाइफरकेट करना है। कैपिटल गेन -1.25 लाख जो आएगा उसके ऊपर 12.5% लगाना है, और एंटायर कैपिटल गेन के ऊपर 17.5% लगाना है। लेकिन बाकी किसी भी केस के अंदर बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बाकी केसेस के अंदर कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं ना। देखो, यहां पर आप कंबाइंड रेट नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन्स के ऊपर 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा लेकिन एडिशनल टैक्स पे नहीं मिलेगा। बाकी सारे केसेस में तो मिल जाएगा ना दोस्त। तो यहाँ पे कंबाइंड रेट क्या आ गया? 20 + 10 इज 30%। यहाँ पे तो नॉर्मल रेट सी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन 30%। यहाँ पे तो दोस्त 12.5% ही है। अब सुनो, अब कैपिटल गेन टैक्स इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं निकलेगा। यहाँ पे कितना होगा सर? 240 लैक्स के ऊपर 30 लैक्स, तो 240 के ऊपर 0.3, यानी कि 72 लैक्स। अच्छा, 645 के ऊपर नॉर्मल रेट्स है, तो मैं मान के चलता हूँ इसका कोई भी अदर इनकम नहीं है। इसका कोई भी अगर अदर इनकम नहीं है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो है आपका, ये डिफॉल्ट रेजिम को छोड़ रही है, ये ऑप्शनल रेजिम के अंदर आ रहा है मिस्टर बुम्बा। ठीक है, ऑप्शनल रेजिम में आ रहा है, तो मेरे को फटाफट से बताओ 645 में से मैं क्या करूंगा? 10 लैक्स माइनस करेंगे, उसके ऊपर 0.3 प्लस 1.125, यानी कि 191.625 लैक्स, इतना आ जाएगा। अच्छा, 222.5 के ऊपर आपका 0.3, यानी कि 66.75, और 209 के ऊपर आपका 12.5%, यानी कि 26.125%। अब इस केस को डील कर लेते हैं। इधर बताओ कैपिटल गेन टैक्स मेरा कितना रहेगा? सर कैपिटल गेन टैक्स रहेगा 180 माइनस 1.25, इसके ऊपर 12.5%, यानी कि 22.34 लैक्स। और एडिशनल टैक्स कितना आएगा? एडिशनल टैक्स आएगा पूरे 180 के ऊपर 17.5%। ठीक है, 31.5 लैक्स। तो मेरा ये बताओ यहाँ पे टोटल कितना आया सर? प्लस 22.34, यानी कि 53.84 लैक्स यहाँ पे है, 72 लैक्स यहाँ पे है, 191.625 लैक्स यहाँ पे है, 66.75 लैक्स यहाँ पे है, एंड 26.125 लैक्स है दोस्त, ये लैक्स यहाँ पर है। करेक्ट, इतना हमारा टैक्स निकल गया। मगर क्या आंसर यहाँ पे खत्म होता है? नहीं सर, सरचार्ज देना पड़ेगा। कितने का? एट द रेट 12% ओनली ऑन एडिशनल टैक्स। तो इन अ वे एडिशनल टैक्स हमें सबके लिए ही निकाल लेना बेहतर था। तो बताओ, सबके लिए हम लोग एडिशनल टैक्स एक बार निकाल लेते। 240 के ऊपर आपका 10%, यानी कि 24 लैक्स। 645 के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, 222.5 के ऊपर 17.5% है, यानी कि 38.94 लैक्स। और 209 के ऊपर आपका कितना है ही नहीं। तो अब इस 24 लैक्स के ऊपर, इस 31.5 लैक्स के ऊपर 12% कितना होगा बताइए? ये होगा आपका 3.78 लैक्स। 24 लैक्स के ऊपर आपका 12% कितना होगा? 24 के ऊपर आपका 12% होगा 2.88 लैक्स, यहाँ पे है ही नहीं। और 38.94 के ऊपर आपका 12% कितना होगा?
4.67 lakhs। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके ऊपर ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन सेस @4% ऐड करना मत मिस करना। देखो कैपिटल गेन्स को आप नाम दे दो ए, कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट को नाम दे दो बी, एडिशनल टैक्स रेट को नाम दे दो सी। तो अब देखो एडिशनल टैक्स कैसे निकला सर, एडिशनल टैक्स निकला जितना मेरा कैपिटल गेन्स हुआ इनटू सी। ठीक है, तो जहां जहां पर रेट था वहां वहां पर 180 इंटू 17.5 इज 31.5, 240 इंटू 10% इज 24, दिस इंटू नील इज नील, दिस इंटू 17.5% is this much, this into NA is NA। अब सरचार्ज कैसे निकालोगे दोस्त, तो सरचार्ज निकलेगा एडिशनल टैक्स को नाम दे दो डी, तो डी इंटू 12%। 31.5 का 12% किया तो 3.78 आया, 24 का 12% किया तो 2.88 आया, 38.94 का 12% किया तो 4.67 आया। बॉटम लाइन पता है क्या, बॉटम लाइन दोस्त सिर्फ इतना सा है कि सम को ओवरऑल अगर देखोगे तो टफ लगेगा, उसको ब्रेक कर लो। देखो जिस लॉजिकल फ्रेमवर्क से हमने इसको किया, मैंने एक एक स्टेप जैसे किया है, एक एक पीस को जैसे मैंने यूज किया है, बस वैसे ही आपको भी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को करना है एंड ट्रस्ट मी बन जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन है हम लोगों के सामने, उसको करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होने के बाद उस इलस्ट्रेशन को पिकअप करेंगे। अब देखो, अब बस दो बातें हम लोगों को करनी है और हम लोगों का बायबैक टैक्सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये दो बातें इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। देखो सबसे फर्स्ट, ये जो एडिशनल टैक्स हमने अभी पढ़ा, जिसके बारे में हमने अभी जाना, ये एडिशनल टैक्स होता है सेक्शन 69 2B के अंदर। ठीक है, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं है। लेकिन ये कब ट्रिगर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रिगर होता है जब बायबैक सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट में हुआ हो, तभी। बायबैक कितने तरीके से हो सकता है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 68 तो डेडिकेटेड बायबैक का सेक्शन है, लेकिन इसके अलावा दो और तरीकों से बायबैक हो सकता है, सुनना, और मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों। देखो पहला क्या, पहला होता है जब आपका अरेंजमेंट अमेलगमेशन वो सब सेक्शन 230 से 232, ये सारे सेक्शंस किसके हैं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन है। ठीक है, उसमें अगर होगा आपका, ये जनरली क्या होता है एनसीएलटी अप्रूव्ड होता है, तो इसके ऊपर आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। लॉजिक क्या है सर, लॉजिक यही है ना, एडिशनल टैक्स का रीजन क्या था, सुनो एडिशनल टैक्स का रीजन क्या था कि प्रमोटर्स बायबैक जानबूझ करके प्रेफर करते थे ओवर डिविडेंड, क्योंकि उसके अंदर टैक्स का बेनिफिट था। तो उस चीज को हटाने के लिए हमने एडिशनल टैक्स लगाया था। यानी कि जब कंपनी अपने मर्जी से बायबैक कर रही है, हम तब एडिशनल टैक्स लगाएंगे। जब एनसीएलटी अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर बायबैक हो रहा है, वहां हम एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे। सिमिलरली सेक्शन 235 ये भी अगेन कोर्ट अप्रूव्ड होता है, सेक्शन 242 ये भी कोर्ट अप्रूव्ड होता है। तो बेसिकली अगर आपका कोर्ट अप्रूव्ड बायबैक हो रहा है ना, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स आपका नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतना ही मेरे को बताना था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मेरे को नहीं लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आई डोंट फील सो, तो आप इसको लिख लो नॉट सो इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटा सा नोट मेरे को आपको देना चाहिए, बिकॉज बिकॉज ये नया चीज है और नए चीज में हमेशा एक डर रहता है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, दिस अब वेरी सिंपल टॉपिक, अगर बायबैक का टैक्सेशन एज कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो जो गेन्स आएंगे क्या उसके अगेंस्ट हम कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस कर सकते हो। इट इज एज गुड एज एनी अदर गेन्स, तो आप करो कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देर इज ओनली वन कैच, सुनिए देखो सेक्शन 69 का गेन्स क्या है, कैपिटल गेन्स है, तो आपका जो भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजंस है वो अप्लाई करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। मतलब क्या, अगर कोई अदर कैपिटल ट्रांजैक्शन से आपको लॉसेस हुए, आप उसको सेट ऑफ कर लो। ऑब्वियसली जो नॉर्मल रूल्स है, नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, वो आपका चलेगा। बट प्रमोटर्स के लिए एक कैवियट है, ये कैवियट क्या है सुनिए, पहले लॉजिक समझाऊंगा फिर ये कैवियट समझाऊंगा। प्रमोटर्स के ऊपर जो भी कैपिटल गेन्स बनेगा उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स पे करना है,
उस एडिशनल टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी पे करना है। अब अगर प्रमोटर के पास लॉस है और प्रमोटर ने उस लॉस से इस गेन को सेट ऑफ करके खत्म कर दिया, तो हम एडिशनल टैक्स किस पे बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट यही पे, लॉ जो है वो यही पे ये चीज बोलता है कि सुनिए, आप कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए सेट ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल टैक्स आपका सेट ऑफ नहीं माना जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कैपिटल गेन्स टैक्स जो निकाल रहे हो 12.5%, 20%, उसके लिए आपको सेट ऑफ करना, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडिशनल टैक्स तब भी जो बायबैक टैक्स बना, बायबैक का कैपिटल गेन्स आया, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स तो लगेगा, इवन दो आपने उसको कैपिटल लॉस से सेट ऑफ कर लिया है। तो ये देखो, बोलता है एडिशनल टैक्स जो आपका है ना, वो एक सेपरेट लेवी है, वो आपके ग्रॉस कैपिटल गेन्स फ्रॉम बायबैक के ऊपर लगेगा बिफोर एनी सेट ऑफ अनरिलेटेड कैपिटल लॉसेस। इन अदर वर्ड्स, promoter can use capital loss to reduce ordinary capital gains tax liability, but additional tax remains payable on the full pre set off buyback gain। देखो, प्री सेट ऑफ बायबैक गेन के ऊपर एडिशनल टैक्स विल कंटिन्यू टू अप्लाई। लाइकवाइज वेयर द गेन इज अ लॉन्ग टर्म गेन, 1.25 लाख का बेनिफिट भी आपको अवेलेबल नहीं होता है। वैसे ही सेट ऑफ के लिए आप कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए सेट ऑफ कर लो, लेकिन एडिशनल टैक्स आपका स्टिल बनेगा। आइए, इसके ऊपर भी मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है, एकदम सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। चलो इसे अब हम लोग कर लेते हैं, और इसके लिए आई थिंक हम लोग यहीं पे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, विल नॉट बी अ चैलेंज। चलो देखो, इलस्ट्रेशन 2। देखिए, ये जो मिस्टर कबीर है, इनके पास 12% है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एबीसी लिमिटेड के। तो 12% है तो क्या ये प्रमोटर हुए? हाँ सर, क्वेश्चन साइलेंट है तो 12% में हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 10% होते के संग संग मान लिया जाता है प्रमोटर। इनके पास 15% भी है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अनलिस्टेड में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है। तो यानी कि हम लोग इतना बोल सकते हैं कि ये जो कबीर जो है, ये प्रमोटर है दोनों ही कंपनी के लिए, ABC लिमिटेड के लिए भी है एज वेल एज XYZ प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी है ये प्रमोटर। इतना तो हम लोग बोल सकते हैं अपने नॉलेज से। यस सर। अब इनके पास ना कुछ पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30 लैक्स का। ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। अब इस साल, इस टैक्स ईयर के अंदर इनको देखो क्या क्या हुआ। इनको एबीसी लिमिटेड के बायबैक के ऊपर 50 लाख का एलटीसीजी हुआ। लिस्टेड कंपनी के बायबैक पे हो रहा है तो सेक्शन 198 लगेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉस हो गया 10 लाख का अदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर। फिर XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बायबैक के ऊपर 15 लाख का गेन हुआ, और कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ रेसिडेंशियल लैंड के बेचने पे। क्वेश्चन आपसे सिंपली बोलता है कितना टैक्स बनेगा मिस्टर कबीर का, वो बताइए। आइए, जब कभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करें, हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना है अलग अलग पार्ट्स में। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई हमने ये कर लिया कि मिस्टर कबीर जो है दोनों ही कंपनी के लिए प्रमोटर है। एबीसी लिमिटेड हमारी लिस्टेड है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमारी अनलिस्टेड है। अब आप मेरे को बताओ कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दोस्त? 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। देखो, सबसे पहला तो एबीसी लिमिटेड के बायबैक के ऊपर एलटीसीजी आ रहा है 50 लैक्स का। तो देखो, मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार उसको लिखो। सबसे पहला क्या हो रहा है, हमारा बायबैक हो रहा है लिस्टेड कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड उसका, और इसमें एलटीसीजी आ रहा है 50 लैक्स का। मेंटली बनाओ कि इसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा। सेक्शन 198 अप्लाई करेगा, जो क्या टैक्सेशन बोलता है 12.5% एक्सीडिंग 1.25 लैक्स उस गेन के ऊपर लगेगा। ठीक। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या हो रहा है, कुछ अदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है नॉर्मल सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी का। अच्छा, अगर लिस्टेड इक्विटी का बेच करके नॉर्मल सेल के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो क्या वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, मगर कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सेट ऑफ कर पाएंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, इनको अनलिस्टेड XYZ के भी बायबैक के ऊपर STCG हुआ है 15 लैक्स का। तो देखो, STCG हुआ है बायबैक पे, और कौन से बायबैक पे सर जी? अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ। अब सुनो, XYZ के अनलिस्टेड शेयर्स है,
अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 196 लगता है? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 196 ये बोलता है कि इक्विटी शेयर्स जिनके ऊपर एसटीटी पे हुआ है उसके ऊपर लगेगा। तो इसके ऊपर क्या लगेगा सर? इसके ऊपर नॉर्मल रेट्स लगेंगे। तो नॉर्मल रेट्स जहां लगते हैं वहां हम अपने माइंड को क्या बोलेंगे कि बायबैक में नो एडिशनल टैक्स। इवन दो ये प्रमोटर है, लेकिन जहां नॉर्मल रेट रख रहे हैं वहां पे नेचुरल पैरिटी मिल गई। जहां नेचुरल पैरिटी मिल गई वहां पर हम लोग एडिशनल टैक्स नहीं लेते हैं। और फोर्थ क्या है दोस्त? फोर्थ ट्रांजैक्शन है कि इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 20 lakhs ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल लैंड। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है सेल ऑफ रेसिडेंशियल लैंड के ऊपर। अब मेरे को एक चीज बताओ, सेल ऑफ रेसिडेंशियल लैंड जो है उसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, क्या हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। क्या हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं? जी हाँ हम कर सकते हैं। तो हम किससे सेट ऑफ करना चाहेंगे? पहले हम ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्मल रेट्स लगेंगे यानी कि हायर है। हम पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्यों सेट ऑफ करेंगे? तो देखो, अगर मैं आपका बनाऊं यहां पर मिस्टर कबीर का, क्योंकि क्वेश्चन हमको बताता है, बोलता है कि कितना टैक्स मिस्टर कबीर को देना है। तो देखो हम लोग बनाते हैं कि मिस्टर कबीर को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। कितना है दोस्त इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? ये रहा 15 lakhs का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो देखो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 15 lakhs, ठीक है। इसमें से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल लैंड माइनस कर देंगे। बताइए मुझे, रेसिडेंशियल लैंड को बेचने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ? 20 lakhs का हुआ, लेकिन गेन तो 15 का ही है। तो हम मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? पूरा 15 lakhs सेट ऑफ कर देंगे। बचा कितना? 5 lakhs बचा है। आइए इस 5 lakhs को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दे। अब मेरे को ये बताओ एलटीसीजी कितना है? तो दोस्त हमारा एलटीसीजी है बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, करेक्ट। कितना है? एबीसी लिमिटेड के लिस्टेड शेयर्स के बायबैक पे 50 लाख है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है हमारे पास। ये किसके ऊपर है? नॉर्मल सेल ऑफ अदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये हमारा कितना है? 10 lakhs है। तो इस 10 lakhs को माइनस करते हैं, तो इन शॉर्ट ये 5 लाख ये 10 लाख दोनों इस 50 lakhs से माइनस हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, करंट ईयर इनकम कितना आया है मिस्टर कबीर का? तो 50 में से 15 गए 35 lakhs। और क्या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस था? जी हाँ था ना सर, ये रहा। ये है हमारे पास पहले का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। और ये जो 35 lakhs है सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना? 30 lakhs का माइनस कर दिया, बचा कितना? 5 lakhs। सर ये 5 lakhs के ऊपर कौन सा लगेगा? सेक्शन 198 लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ये रहा हमने पहले ही निकाला है, इस 50 lakhs के ऊपर सेक्शन 198 लग रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या आएगा अंडर सेक्शन 198? ये पार्ट तो सिंपल है, 5 lakhs में से हम लोग 1.25 lakhs हटा देते हैं, 1,25,000, और जो बचेगा उसके ऊपर 12.5% लगा देते हैं। तो बताइए कितना है? 3,75,000 के ऊपर 12.5%, यानी कि 46,875 आया। ये तो हमारा सिंपल है। अब हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज करना है, वो मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशनल टैक्स लगेगा, क्योंकि मिस्टर कबीर क्या है? प्रमोटर है। प्रमोटर के ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है। बताइए मुझे, दो बायबैक हुए हैं, बायबैक एडिशनल टैक्स तो बायबैक की सिचुएशन में लगेगा, एक ये बायबैक एक ये बायबैक। लेकिन यहां हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एडिशनल टैक्स नहीं है। तो एडिशनल टैक्स सिर्फ इस सिचुएशन में है। अब इस सिचुएशन में जो एडिशनल टैक्स है वो कितना लगेगा मुझे बताइए। मिस्टर कबीर क्या है दोस्त? रेजिडेंट इंडिविजुअल है। रेजिडेंट नहीं भी हो तो भी क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी। और अदर्स, अदर्स के ऊपर क्या लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 17.5%। तो एडिशनल टैक्स कितने पे लगेगा? एडिशनल टैक्स लगेगा एट द रेट 17.5%। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर नेट में तो कैपिटल गेन्स इतना ही बचा,
तो बस इसके ऊपर लो, मगर ये गलत है। एडिशनल टैक्स जो लगता है वो लगता है प्री सेट ऑफ ग्रॉस बायबैक के ऊपर, ग्रॉस बायबैक के कैपिटल गेन्स के ऊपर। अब मुझे बताइए प्री सेट ऑफ ग्रॉस बायबैक का कैपिटल गेन्स कितना है? पूरे 50 लैक्स है, तो कितना लगेगा सर? 50 लैक्स के ऊपर 17.5% लगेगा। करेक्ट, 17.5% लगेगा। जी हाँ सर लगेगा। तो मुझे बताओ 50 लाख के ऊपर 17.5% कितना है? 8,75,000 है। ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझने का। बट क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, एडिशनल टैक्स के ऊपर तो सरचार्ज भी लगता है। व्हाट इज अ सरचार्ज? देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने सरचार्ज किया था। आइए, सरचार्ज ऑलवेज याद रखेंगे टैक्स ऑन टैक्स है, तो सरचार्ज हमारा निकलता है टैक्स के अमाउंट पे। तो मुझे बताओ हमारा टैक्स का अमाउंट कितना था पिछले क्वेश्चन में? सरचार्ज कितना आएगा? एट द रेट 12% ऑफ एडिशनल टैक्स। अब बताओ एडिशनल टैक्स कितना है? 8,75,000 है, इसका 12% कितना होगा? तो देखो 8,75,000 का 12% इज 1,05,000। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? टोटल टैक्स कितना हुआ? दिस प्लस दिस, यानी कि 875 प्लस 46, 875 प्लस 1,05,000 यानी कि 10,26,875। इसमें आप ऐड करो हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना होगा? यानी कि 41,075। योर आंसर इज 10,67,950। फाइनल टैक्स पेएबल बाय कबीर। समझ में आया? तो हमारे लिए टेक अवे क्या है? टेक अवे हमारे लिए यही है कि आप कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करते समय कर लो लॉस वगैरह को सेट ऑफ, लेकिन एडिशनल टैक्स आपका हमेशा प्री सेट ऑफ ग्रॉस बायबैक के कैपिटल गेन के ऊपर ही निकलेगा। आई होप बायबैक आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर है। हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो इसके बाद आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग स्टिल लेफ्ट। स्टिल अगर कुछ भी है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी फॉर एनी डाउट्स। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।